बदले की भावना से बहुत काम करती है। जो भी अपोजिशन के लोग हैं उनके आईडी ग्रेड, इनकम टैक्स ग्रेड, उनकी सिक्योरिटी हटा लेना, मैं समझता हूँ कि लोकशाही में ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बदले की भावना से इलेक्शन लड़िए, साफ इलेक्शन लड़िए, जो चुन कर आए उसके साथ अच्छे ताल्लुकात होना चाहिए। मैं सोचता हूँ बीजेपी के जो कर रही है ना, ये सुरक्षा हटा देना इन लोगों की, ऐसे ये करना, इस अगर कुछ उनको होता है तो सारी जवाबदारी बीजेपी की होती है। कल कल्याण बनर्जी पे भी अटैक हुआ सिमिलर, हमेशा नहीं, वहाँ पे जब से बीजेपी चुन कर आई है वहाँ लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बद से बदतर हो गई है। और कुर्बानी के मसले पे इतनी ज़्यादा बहस, इतनी ज़्यादा रुकावट, ये सब जो हुआ है सब बीजेपी के आने की वजह से हुआ है। मैं समझता हूँ कि बीजेपी के आने से बंगाल की सूरत बहुत ख़राब होती जा रही है। कल बंगाल में जो हुआ उसको लेकर ममता बनर्जी 2 जून यानी कल के दिन आंदोलन कर रही है। इसी बीच राहुल गांधी ने भी कॉल करके सांत्वना दी है कि अगर किसी भी तरीके की मदद जो है वो लगेगी तो वो ममता बनर्जी को पूरा सहकार्य करेंगे। आपको लग रहा है कि ये परिस्थिति बीजेपी का आने का जबरदस्ती बनाई जा रही है, दबाव बनाया जा रहा है ममता बनर्जी पे? नहीं, बिल्कुल सही बात है ना। वहाँ पे इतना ज़्यादा प्रेशर बनाया गया है, इतना ज़्यादा लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ख़राब हो गई। अगर ममता बनर्जी इसके खिलाफ आंदोलन कर रही हैं तो अब तो सत्ता पक्ष को आंदोलन करने का पूरा परमिशन देना चाहिए और कानून के दायरे में रहकर किसी को भी आंदोलन करना अलाउ होना चाहिए। मैं समझता हूँ कि राहुल गांधी ने सपोर्ट दिया, जो जितने भी इंडिया अलायंस के लोग हैं सभी लोगों को ममता बनर्जी को सपोर्ट करके इस आंदोलन को कामयाब करना चाहिए। कल आईपीएल का मैच हुआ जिसमें आरसीबी की जीत हुई, उसको लेके जो मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं डीके शिवकुमार, उनका कहना है कि आरसीबी का मैच बेंगलुरु में ही होना चाहिए था, हमारे साथ नाइंसाफी हुई, राजनीति की वजह से मैच अहमदाबाद लिया गया। नहीं, हर बड़ी बड़ी कंपनियां गुजरात जा रही हैं। आरसीबी का मैच जो है वो गुजरात चला जा रहा है, जहां सत्ता उनकी नहीं है वहां के साथ अनदेखी हो रही। मैं समझता हूँ ये मैच बेंगलोर में ही होना चाहिए था। सर, माझी लाड़की बहन योजना को लेकर सवाल है कि जिस तरह से 80 लाख महिलाओं का नाम कट किया गया, आप भी फंड के लिए सरकार के पास जाते रहे हैं, आपको भी ये चीजें सुनने को मिली? नहीं, देखिए पहली बात है कि जिनको फंड जब इलेक्शन के पहले इस तरह से अनाउंसमेंट करना, तो मैं समझता हूँ ये बिल्कुल है जिस तरह से लोग पैसे बांट के वोट लेते हैं, सरकारी पैसे बांट के वोट लिए गए थे और उसके बाद जब इलेक्शन ख़त्म हो गया तो ऐसे ही हो रहा है कि मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं, यूँ जा रहे हैं जैसे हमें जानते नहीं। 80 लाख महिलाओं का नाम काटा गया है तो उनको दिया कैसे गया, क्यों नहीं पहले इंक्वायरी की गई, इसके जिम्मेदार कौन है? सरकार को ये जवाबदेही तय करनी पड़ेगी और जवाबदेही लेनी पड़ेगी। मुझे याद है जब मैं इलेक्शन लड़ रहा था तो मेरे सामने अजीत पवार जी की पार्टी से नवाब मलिक साहब इलेक्शन लड़ रहे थे मेरे सामने, और मैं जब गया अजीत पवार साहब के पास कि सर मेरे 4 साल से इलेक्शन नहीं हुआ कॉरपोरेशन का, बहुत एरिया की हालत ख़राब है, तो उन्होंने कहा अबू आसिम मैं आपके एरिया में कंपेनिंग करने गया था, मुझे शर्म आई कि हमारे राज्य में मुंबई शहर के अंदर इतना ज़्यादा पिछड़ा इलाका है, इतनी ज़्यादा गंदगी और गलियाँ इतनी ख़राब हालत में है, मुझे अफसोस है कि ऐसी जगह भी मुंबई में। मैंने कहा सर वही मेरा इलाका है और मैं आपसे फ़ंड मांग रहा हूँ। मैंने कहा सर मुझे कम से कम आप 15 करोड़ रुपया दीजिए, मैं गलियों का काम करूँगा। उन्होंने कहा मैं 20 करोड़ रुपया दूंगा। मैं खुश हो गया, मैं गया उनके पास, बोले वेट कीजिए, वेट के फिर गया, बोले कहाँ से पैसे दूँ, सब पैसे तो चले गए लाडली बहना में, फंड ही नहीं, कहाँ से दें, नहीं दिया एक पैसा मुझे, उन्होंने लिख के मेरे पास पड़ा हुआ है, लेकिन आज तक पैसा ही नहीं मिला कि सारे पैसे वहाँ चले गए। तो वोट लेने के लिए आपने सारे काम रोक करके लाडली बहन में पैसे दिए और अब मतलब निकल गया तो 80 लाख को निकाल रहे हैं, फिर इलेक्शन आएगा तो आप फिर नहीं कोई चाल चलोगे। आपको लगता है कि ये जो स्कीम है एक करप्शन का बहुत बड़ा मॉड्यूल है माझी लाड़की बहन? मैं समझता हूँ कि इलेक्शन जो कुछ करना है चुन के आने के कुछ महीनों के अंदर करना चाहिए, न कि इलेक्शन अनाउंस होने के बाद इस तरह की स्कीम अनाउंस करना। मैं समझता हूँ कि इलेक्शन कमीशन को इसके ऊपर एक्शन होना चाहिए। एमआईएम के नेता है, उनका कहना है कि सरकार को मुसलमानों से ही परेशानी है, सड़क पर नमाज से परेशानी है तो बाकी धर्मों के लोगों को भी सड़क पर कोई सेलिब्रेशन नहीं करना चाहिए। देखिए ऐसा कि मैं किसी के जवाब का कोई रिएक्शन नहीं दे रहा हूँ, लेकिन मेरा ये कहना है कि इस देश में सभी लोगों को अपने अपने धर्म पर चलने का पूरी परमिशन है। अब नमाज बाहर नहीं पढ़ने दे कोई इशू नहीं है, ये इशू बना करके ज़बरदस्ती आप जो पोलराइज करना चाहते हो। नमाज 10 मिनट की, 5-15 मिनट की होती है, वो भी कब होती है? कुछ मस्जिदों में, कुछ जगहों पर जहाँ मस्जिद भर जाती है और लोग बाहर नमाज पढ़ते हैं, यहाँ नहीं। आप डेवलप्ड कंट्रीज़ में जाओगे ना, आप दुबई चले जाओ, सऊदी चले जाओ, बहुत सारे मुल्कों में आप चले जाओ, बहुत सारे मुल्कों में, नाम कितना लूँ आपको, उन सारे मुल्कों में जुमा की नमाज
और ईद की नमाज में लोग सड़कों पर नमाज पढ़ते हैं जब मस्जिद भर जाती है तो उनको वेलकम करना चाहिए। ये नमाज एक अच्छी चीज़ है, वहाँ कोई बाजा नहीं बजता, वहाँ कोई शोर नहीं होता। लेकिन यहाँ पर जो है सिर्फ मुसलमानों को टारगेट करके ये जो किया जा रहा है ना, सिर्फ मुसलमानों के लिए। मैं किसी धर्म के किसी भी प्रोग्राम का अपोज कभी नहीं करता हूँ। मेरी बात को तोड़ मारो के पेश नहीं होना चाहिए। मेरा कहना है कि बहुत से गणपति होती है और जो वो लोग पानी लेके जाते हैं, क्या कावड़िया लोग जाते हैं पानी लेके, और कई कई महीने तक सड़कें भरी रहती हैं, दुकानों पर रास्ते में दुकानें लगती हैं, ये सड़क पे होता है सब। हमने तो कभी मना नहीं किया। देश में सारे लोगों को अपने धर्म में चलना है, धर्म बहुत ज़रूरी चीज़ है। परंतु 5 मिनट 10 मिनट की नमाज के लिए जो सरकारें इस तरह की बात करती है, मैं समझता हूँ कि ये जानबूझ करके मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। मैं अगर कहूँ कि दूसरे धर्म के लोगों को बंद कर दो, मैं कभी नहीं कहूँगा। मैं कहूँगा हमारे धर्म के लोगों को भी जब मस्जिद भर जाती है तो नमाज पढ़ने का प्रवचन होना चाहिए। यूपी का केस आपने भी देखा होगा, जिस तरह से यूपी गवर्नमेंट ने एक मुस्लिम नागरिक की एनकाउंटर में मौत कर दी गई। आपको लगता है कि ये न्याय देना सही तरीका है और पुलिस का ऐसा कहना है कि हम पे कार्रवाई की गई, हम पे फायरिंग की गई, इसलिए हमने उसका एनकाउंटर किया? नहीं, ये बिल्कुल गलत है। कहीं भी उन पर फायरिंग नहीं होती। शायद ही किसी केसेस में फायरिंग होती होगी, लेकिन ये बिल्कुल मोडस ऑपरेंडी बन चुका है कि आदमी को पकड़ो। देखिए, क्रिमिनल है, उनको सज़ा तो होनी चाहिए, उनको सज़ा होना चाहिए। अगर बहुत बड़ा क्रिमिनल है तो फांसी की सज़ा दे दो, बिल्कुल। लेकिन इसके लिए एक संविधान बना हुआ है कि आदमी को पकड़िए, आप उससे कबूलवाइए क्या क्या किया उसने, उसके बाद उसको कोर्ट ले जाइए, उसको जेल कीजिए, कोर्ट चलाइए, उसको फांसी की सज़ा दीजिए। लेकिन यूपी में ये बहुत ज़्यादा, और वो भी एक धर्म को देख के किया जा रहा है। अगर किसी मुसलमान को किसी ने मार दिया तो उसका एनकाउंटर जल्दी नहीं होता है। किसी यादव को मार दिया उसका एनकाउंटर जल्दी नहीं होता है। लेकिन किसी हिंदू को किसी और मुसलमान ने मार दिया या किसी यादव ने मार दिया तो उनका जल्दी इनकाउंटर होता है। ये कोई तरीका नहीं है। आप इसको धर्म को मत बीच में लाइए। क्रिमिनल क्रिमिनल है, मुस्लिम हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, पारसी हो, कोई भी हो, उसके साथ एक ही तरह से उनको निपटना चाहिए। योगी आदित्यनाथ तो खुले कह रहे हैं स्टेज पे कि ऐसी कार्रवाइयां चलती रहेंगी, जो ऐसी हिंसा करेगा उसका जवाब भी हम ऐसे ही हिंसा से देंगे उनको। नहीं, अगर यही हो गया तो फिर मतलब कानून क्या है? फिर आप जो है संविधान की बुक को फाड़ के फेंक दीजिए और सबसे पहले जेल को बंद कर दीजिए। जेलर को कहिए भाई तुम्हारी नौकरी खत्म, वकीलों से बोलिए भाई कोई और धंधा ढूंढ लो, अभी केस नहीं चलेगा। और तो इस तरह से सब काम खत्म कर दीजिए आप, और सीधा उठाइए, मार दीजिए, बात खत्म हो गई। फिर मतलब क्या होता है? महाराष्ट्र में हमने देखा कि नीट के घोटाले किस तरीके से लोग सामने आए, नीट का घोटाला पकड़ा गया। दूसरी तरफ जो जहरीली शराब है उसके पीने से लोगों की मृत्यु हो रही है। लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है महाराष्ट्र में। कैसे देख रहे हैं इस पूरी घटना को? मैं मेरे एरिया की बात करूं, मानको शिवाजी नगर, मैं कितनी बार बोल चुका हूं कि वहाँ पुलिस कम है, वहाँ एक पुलिस स्टेशन और बनाना बहुत ज़रूरी है। शिवाजी नगर पुलिस स्टेशन को 2 भाग में बांटिए, बहुत बड़ी आबादी है, आए दिन मर्डर हो रहा है, आए दिन। अभी परसों की बात है, बात में उठा के इसने मार दिया, चाकू मारा यहाँ से यहाँ तक, 80 टाँके लगे उसको, बच गई। और जो है ड्रग बढ़ता जा रहा है, मर्डर बढ़ता जा रहा है, औरतों के साथ बढ़ता जा रहा है। और नीट जिसमें 22 लाख लोगों ने एग्ज़ाम दिया, दुनिया में हम किसी को मुंह दिखाने काबिल नहीं है। 22 लाख लड़के, गरीब लोग बच्चे हैं, कैसे कैसे उन्होंने तैयारी की होगी। और 4 से 5 बार जो पेपर लीक हुए और फिर दोबारा एग्ज़ाम देना पड़ेगा, और जवाबदेही कोई लेने को तैयार नहीं है। तुरंत जो है एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा होना चाहिए, मांग की जा रही है, इनको सुनने की तैयारी नहीं है। मांग करेंगे आप कि एजुकेशन मिनिस्टर जो है उनको इस्तीफा देना? 100% मैं मांग इसलिए करूंगा कि लाल बहादुर शास्त्री साहब रेलवे मिनिस्टर थे और उनके ज़माने में एक एक्सीडेंट हुआ, उन्होंने उनकी कोई गलती नहीं, लेकिन वो मिनिस्टर थे, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी लेते हुए उन्होंने जो है अब इस्तीफा दे दिया उससे। और ये आज बैठे हैं लोग और इनका कोई इस्तीफा ही नहीं हो रहा है। 5-5 7 मर्डर किए वो लोग सीएम बनते जा रहे हैं। कोई मतलब कुछ देश की हालत खराब होती जा रही है। ठीक है सर।